गुड इवनिंग क्लास। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 150 तक खत्म कर दिया था। हम गवर्नर से आज स्टार्ट करना था ना हमको। आज हमको गवर्नर से शुरू करना था। अब देखो इसमें एक चीज आपके लिए, इसमें एक चीज आपके लिए जो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखो आप, तो जो भी आपने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा है ना, वो सब कुछ आपको गवर्नर के लिए मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। कुछ एक आध चीजें इधर उधर अलग है, उसे देख लेते हैं। बाकी जो भी प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे जो भी प्रेसिडेंट है करता है, वो सब गवर्नर कहाँ करता है? स्टेट लेवल पे करता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपकी 153 में है स्पेशल, जो 153 में वो ये है कि गवर्नर को हर स्टेट के लिए गवर्नर होगा, मगर 2 स्टेट के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। ये पूछ देता कभी कभी, है ना। तो एक गवर्नर 2 स्टेट के लिए हो सकता है। ये कहां दिया है? एक ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 155 ये पूछता है कई बार कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है ना। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो ये कमाल है हमारा उसका ना। वैसे हम लोग क्या करते हैं, फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, मगर ये वाला जो फंक्शन है ना 155 का, ये यूनिटरी फंक्शन है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा भी सकता है। तो ये हमारे यूनिटरी फंक्शन का एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है। ऐसे हमारी इमरजेंसी में भी यूनिटरी आ जाता है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल। 155 इज वन ऑफ देम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर से पूछता है, 155 पूछ लेता है ना। 153 में पूछ लेता है कि क्या 2 स्टेट के एक गवर्नर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाकी जितने भी इसमें है ना, वो सब कुछ वही है। चाहे वो 154 में आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव पावर देखो तो वो गवर्नर की, स्टेट की, है ना। अच्छा, टर्म ऑफ ऑफिस देख लो, ये भी थोड़ा सा अलग है। प्रेसिडेंट की तो 5 ईयर होती है, प्रेसिडेंट की तो, है ना। पर गवर्नर की कितनी होती है? प्लेजर तक, है ना। जब तक प्रेसिडेंट का मन करे तब तक। आज अपॉइंट करे, कल हटा दे, है ना। आज अपॉइंट करे और कल हटा दे, कोई इशू नहीं है इसमें बहुत बड़ा। तो इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है गवर्नर का। बाद में देखिए कि 5 साल होती है नीचे, मगर जब आपसे पूछेगा ना तो प्लेजर पे बोलना। इसका बड़ा ही सिस्टमेटिक है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, है ना। अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। वैसे प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होती है। और आपने देखा भी होगा बीच बीच में गवर्नर इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी हटा दिया, कभी किसी और को बना दिया, चलता रहता है। क्वालिफिकेशन में 35 ईयर मैंने आपको बताया था, 35 चाहिए। जो प्रेसिडेंट के लिए चाहिए वो इसके लिए भी चाहिए, सेम है ना। सेम थी इसके लिए। इसके आर्टिकल तो, अब आर्टिकल पूछ भी थे तो आर्टिकल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो तो लगभग प्रेसिडेंट का और इसका ना गवर्नर का सेम ही है। चाहे 163 में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो तो वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे, है ना। %15 वाला रूल यहां भी चलता है 164 में। वन 165 में देखो अब एडवोकेट जनरल आ गया। हमारे में वहां पे क्या था, 76 में अटॉर्नी जनरल था, या 165 में क्या आ गया, एडवोकेट जनरल आ गया। सब प्रोविजन जो है वो बिल्कुल लगभग वैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर आ गया तो पार्लियामेंट जैसा ही है। आपका 168 से जो स्टेट लेजिस्लेचर आ गया वो पार्लियामेंट जैसा सिस्टम है। बस वहां पे लोअर हाउस, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा होती है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक स्टेट असेंबली होती है, दूसरे में हो सकती है
2 हाउस वाले बहुत कम है ना अपने यहाँ, 5-6 स्टेट ही हैं जिसमें आपके 2 हाउस है ना। तो वो आप एक बार देख लेना किस किस में 2 हाउस है। तो जैसे बता रहा ना ये, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसमें 2 हाउस हैं और बाकियों में 1 हाउस है ना। तो वो चीज आप एक बार देख लेना। कंपोजिशन में सब वही है लगभग, कुछ ऐसा देखता हूँ जो अलग होगा वो मैं मार्क करा देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। बाकी जो सेम है, जो प्रेसिडेंट और यूनियन का सेम है, वो तो इसका उसका सेम ही चलेगा। सेम है पूरा ना, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जो हमने यूनियन के लिए जो जो पढ़ा है ना, जितनी भी चीजें पढ़ी है, अब जैसे मान लो हमने 123 में पढ़ा कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है ना। ऐसे यहाँ पे 213 देख लोगे तो उसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस ला रहा है, उसमें गवर्नर ला रहा है। वही 6 वीक वाला सिस्टम यहाँ पर भी है। पूछने वाली बात, आर्टिकल आपको देख लेना है, जो वहां पर हो यहाँ पे भी मिलेगा है। जैसे हमने पढ़े थे, क्या बोलते हैं, प्रिविलेजेस हमने 105 में पढ़े थे, वहां पर 194 में प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। हमने मनी बिल वहां पढ़ा है, वो यहाँ मनी बिल दिया हुआ है। जो जो वहां हमने पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ आर्टिकल का आप देख लेना किसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें सेम ही चल रहा है। उसके बाद 214 से हाई कोर्ट शुरू हो जाता है, और इसमें एक पूछता है, एक क्वेश्चन 215 से पूछता है। 215 से पूछता है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये कहाँ है। तो 215 में है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। 216, 217 इंपॉर्टेंट नहीं है, 19, 20, क्वेश्चन 22 इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 में जैसे ये आ गया ना, 223 में आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे हम वहां पढ़ रहे थे 126, 127 है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल चीफ जस्टिस, तो उन सबका जो है वो 223, 224 में एक बार देख लेना। 226, 227 आपको पता ही है 226 किस लिए है। जो आप 32 में आप जा रहे थे फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना। और हाई कोर्ट की पावर थोड़ी सी ब्रॉड इसलिए है कि हाई कोर्ट को रिट इशू करने के लिए ना किसी और मैटर में भी क्या बोलते हैं पावर दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करती है वो सिर्फ फंडामेंटल के वॉयलेशन में करती है, मगर हाई कोर्ट फंडामेंटल के वॉयलेशन होने की स्थिति में भी रिट इशू कर सकती है, और अदर किसी और काम में भी कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है, इसलिए बोला जाता है कि 226 और 32 में 226 का जो क्या बोलते हैं उसको एरिया, वो ब्रॉड है ना। जो जुडिक्शन है वो 226 का बड़ा है एज कंपेयर टू 32, ठीक है। एक 227 से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रिंटेंडेंस का कहां पर है। हाई कोर्ट सुप्रिंटेंडेंस करेगा जितने भी लोअर कोर्ट है वो कहां है, तो 227 में। 227 में क्या है कि हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट सुप्रिंटेंडेंस करता है ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, जितने भी हैं उन सबको ठीक है, उन सब पर निगरानी रखता है, उन सबको कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सबका हिसाब किताब हाई कोर्ट रखता है 227 में। 227 से क्वेश्चन पूछता है, 226 से तो नहीं पूछता है, बल्कि 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पीटी में नहीं पूछता है। 227 से पूछ लेगा, 215 से पूछ लेगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस पूछ लेगा 223 से, ऐसे पूछ देगा आपको, है ना। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करूं तो इसमें एक नहीं, यूनियन टेरिटरीज भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पंचायत वगैरह पार्ट 9 जो है ना आपका, ये पंचायत वगैरह 243 से, ये आपके इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे पार्ट 9 है ये कब आया है ना, तो 73rd अमेंडमेंट से आया है ना। 73rd से कौन सा आया, पंचायत आया। तो इतना पता होना चाहिए
कि कौन सा अमेंडमेंट से पंचायत आया, कौन सी म्यूनिसिपैलिटी आई, है ना, ये इंपॉर्टेंट है पता होना। जब म्यूनिसिपैलिटी 9A आ गया आपका, है ना, तो 74th से आया, है ना, 9A आया 74th से, है ना, तो ये आ गया म्यूनिसिपैलिटी आपका। इनके बारे में आप इतना जरूर पता रखना किस किस से आए थे अमेंडमेंट, कौन सा था। कोऑपरेटिव आपको पता ही है 97th अमेंडमेंट से आया है, वो तो आप शुरू से फंडामेंटल राइट के वहां से पढ़ते आ रहे हो, 97th अमेंडमेंट से आया है ना, इसको इतना ऐसे याद रखना आप। उसके बाद आ जाओ आप 245 246 में आ जाओ आप। 245 से आपका शुरू होता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 245 से लेकर 254 तक के लिए ना आपके सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना। तो 245 क्या बता रहा है, कह रहा है पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। सिंपल तरीका बता रहा ना आपको कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरी इंडिया के लिए बना सकता है ना, और स्टेट अपने स्टेट में बनाएगा। दोनों अपने अपने उसमें जुडिक्शन दे रहा है कि इस एरिया में आप लोग लॉ बना सकते हो ना, ठीक है। 245 सिंपल है। 246 आपको देता है क्या, लिस्ट। कितनी लिस्ट है अपने पास, 3, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, आपको पता होगा 246, है ना। अब याद रखना किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, ये आप जरूर याद रखना, कभी पूछ देता है आपसे। अब बहुत ज्यादा सीरियस होगा अगर पूछने के लिए, तो ये भी कर सकता है कि आपसे लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट का नाम उठा के पूछ दे कि ये कहां पर है ना, वो उसके चांस कम है। मगर नॉर्मल मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ऐसे यूनियन लिस्ट है, तो इसमें कितने हैं सब्जेक्ट, कितने आइटम है इसमें, पढ़ा है आपने कभी, गौर किया कभी इस पर? 97, हाँ ये याद रखो ना आप, ये हमेशा याद रहना चाहिए। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं 66, और उसमें कॉन्करेंट में फिर तो आप बता ही दोगे 47, बिल्कुल सही। तो ये आप शेड्यूल आपका 7th है। एक 246 में एक पूछता है आपसे, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पिथ एंड सब्सटेंस का रूल कहां है, पिथ एंड सब्सटेंस, ये आपसे पूछता है डॉक्ट्रिन जो है पिथ एंड सब्सटेंस का, ये कहां पर है। तो इसका आपका आंसर 246, पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस आपको पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो आपको, तो मैं 2 लाइन में से बता दूं आपको, मैं बता ही देता हूं 2 लाइन में होता है कितना। पिथ एंड सब्सटेंस का रूल ये कहता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टेट क्या करती है या सेंटर क्या करती है, स्टेट के में लॉ बना दिया, या स्टेट ने कह के सेंटर में लॉ बना दिया, है ना, एक दूसरे की क्या बोलते हैं उसे, टेरिटरी को एक्सीड कर गए, है ना। करना था मतलब यूनियन लिस्ट में ही बनाना चाहिए यूनियन को, मतलब उठा के स्टेट में बना दिया, स्टेट को अपने उसमें बनाना था, बना दिया यूनियन में। तो कह रहे हैं कि उसमें जब क्वेश्चन ये उठेगा कि हाँ भाई इस पे ये बना सकता था कि नहीं बना सकता था, जब ये कोर्ट में मैटर जाएगा और कोर्ट में एक जना कहेगा कि भाई इस पे मैं बना सकता था, वो कहेगा ये नहीं बना सकता था इस पे लोग, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कौन सा डॉक्ट्रिन चेक करेंगे, पिथ एंड सब्सटेंस का हम डॉक्ट्रिन लगाएंगे। हम ये देखेंगे कि मूल भावना क्या है उसकी, है ना। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, उसका मूल सार, सार जो होता है ना, तो उसके देखेंगे मूल भावना कहां पर फॉलो कर रही है। अगर वो यूनियन में कर रही है मूल भावना, तो यूनियन बना सकती है, नहीं कर रही है तो नहीं बना सकती है। ऐसे इसका पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन होता है। तो वो इसलिए होता है कि आप अपने में बना सकते हो, दूसरे के में लॉ बना सकते हो, नहीं बना सकते। कहीं आपने दूसरे की लिस्ट में घुस के तो नहीं बना दिया लॉ, उसके लिए होता है पिथ एंड सब्सटेंस। तो पूछ देता कभी कभी पिथ एंड सब्सटेंस का जो डॉक्ट्रिन है वो किस आर्टिकल में है, तो इसलिए आप याद रखना कि लिस्ट वगैरह वाली बात कर रहा है पिथ एंड सब्सटेंस, तो 246 लगाना है इसमें, ठीक है ना। और पिथ एंड सब्सटेंस में लीडिंग केस पूछता है कभी कभी, बड़ा ही लीडिंग केस में आपको बता देता हूं, इसमें पूछा हुआ है 2-4 बार, लिख लो आप। प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी, प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस द बैंक ऑफ कॉमर्स, द बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, कॉमा खुलना,
खुला जगह एक, ठीक है। 1947 प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस द बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना। 1947 पित्त एंड सब्सटेंस पे लीडिंग केस है, लैंडमार्क केस है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। लिख लो आप इसको, दोनों चीजें ना वहीं बेरेट में मेंशन कर लेना। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आ जाओ 246A, है ना। ये किस अमेंडमेंट से आ गया आपका? 101 अमेंडमेंट से आ गया ना, जीएसटी से आ गया 246A, है ना। तो इतना काफी आपको पता होगा, 246A जीएसटी से आया है ना। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है 248 से लेकर 254 का जो इंपॉर्टेंट फेज है ना। 248 आपको होता था रेस्टोरेटरी पावर। देखो वहां तो उसने बता दिया कि ठीक है जी, ये इसमें बनाएगा, ये इसमें बनाएगा। बाकी बाद में बोल रहा है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो कोई भी मैटर अगर कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में नहीं है तो उस पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट को इन्होंने पावर दिया बनाने के लिए, दो दैट मैटर इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट को उन्होंने पावर दे दी। तो रेस्टोरेटरी पावर का भी कोई पूछ लेता है आपसे कि रेस्टोरेटरी पावर किसकी है, तो पूछ लेता है लॉ बनाने पर, तो पार्लियामेंट का कहां दिया? 248 में दिया। अब ये तो हो गया पूरा एक जनरल लॉ था, ये मतलब जनरल बात कर रहे थे अब तक, तो 248 तक। 249 से बोल रहा है कि कैसी कैसी स्थिति होगी जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जाके लॉ बना सकता है ना। अब तक तो ये चला था भैया अपनी अपनी लिस्ट में लॉ बनाना है हमको, कोई इशू नहीं था। बना दिया अगर दूसरे की लिस्ट में जाके, तो हम पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन भी चेक करेंगे जाकर, है ना। अब इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है, और ये आपके पीटी में पूछ लेता है। पॉलिटी का एक बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे बोलते हैं ना। तो देखो 249 में क्या बता रहा है, 249 में क्या बोल रहा है? कह रहा notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, if the council of state, council of state मतलब क्या होता है? राज्यसभा, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट से ना हैज डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 के उससे पास करा लिया इन्होंने प्रेजेंट एंड वोटिंग से, दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन नेशनल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नेशनल इंटरेस्ट, है ना। दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ respect to the any matter enumerated in the state list specified in the resolution. It shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remain in force. कह ये रहा है कि अगर राज्यसभा को ये लगे भैया कि ये बहुत जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, पूछता है कभी कभी कि राज्यसभा को जब ये लगे कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि स्टेट लॉ पर भी पार्लियामेंट लॉ बनाए, है तो वो स्टेट का सब्जेक्ट, मगर ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि उस पर लॉ कौन बनाए? पार्लियामेंट बनाए। तो 2/3 की प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन एक पास करेंगे, और एक बार ये पास कर दिया तो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट को क्या पावर मिल जाएगी? स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाने की, है ना। ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन होगा वो 1 साल तक इनफोर्स में रहेगा, ये भी लिखा है आगे। कह रहा है रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, है ना। तो उसको दोबारा पास करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में नेशनल इंटरेस्ट में क्या कर सकता है? पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, किस पर? क्या बोलते हैं इसको? स्टेट लिस्ट पर, है ना। 250 क्या कह रहा है? 250 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नॉट, ये तो अलग हटाओ, पार्लियामेंट शैल वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। एक बार अगर इमरजेंसी लग गई, है ना,
इमरजेंसी एक बार लग गई, और इमरजेंसी किसी भी तरीके की, 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे पास है, कोई सी भी अगर लगती है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, शेल है ना। तो उसको भी वहां पर 250 में इमरजेंसी की स्थिति में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में भी लॉ बनाने की पावर मिल जाती है। गॉट इट, ये हो गया। और 251 देखो, एक कह रहा है कि 249 और 250 में तुमने कोई लॉ बना दिया। 251 कह रहा है कि 249 250 में तुमने कोई लॉ बनाया है जो कि स्टेट के लॉ के इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रेरी है ना भाई। सपोज करो क्योंकि स्टेट लिस्ट में था, स्टेट ने कोई लॉ बना रखा था और आपने भी पार्लियामेंट में होने के नाते वो लॉ बना दिया, तो दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। तो फिर पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा, है ना। पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ क्या करेगा, प्रिवेल कर जाएगा। 251 में ये पूछ देता कभी कभी, या पार्लियामेंट ने भी उस पर लॉ बना रखा है, स्टेट ने भी बना रखा है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का लॉ। 252 क्या कह रहा है, 252 क्या कह रहा है कि इफ it appears to the legislature of 2 or more states to desirable that any of the matter with respect to which the parliament has no power to make law, ये ओवरऑल क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो 2 स्टेट है ना, मान लो यूपी बिहार है ना। अब ये दोनों स्टेटों ने आपस में बात करी, मैंने बोला यार एक काम करो, एक अपना मैटर है और इस मैटर पे ना पार्लियामेंट से बोलते हैं वो लॉ बनाते हमारे लिए, है ना। हम लोग बनाने से काम नहीं चल रहा है, ये ज्यादा बड़ी एक वो है, तो इनसे कहते हो ये ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, ये थोड़ा अच्छा लॉ बना देंगे, इनसे को ये लॉ बनाने वाले। ये दोनों अगर अपने यहाँ से रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, है ना, तो वो पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बनाने के लिए उसे पावर मिल जाएगी, वो चाहे तो लॉ बना सकता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को लग रहा है कि भाई पार्लियामेंट को इस टॉपिक पर लॉ बनाना चाहिए, तो उस टॉपिक पर लॉ बना देंगे, ठीक है। अब देखो 253 भी कहीं पूछ देता है, कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री और कंट्रीज। तो ओवरऑल बात ये कह रहा है ट्रीटी वगैरह को अगर वो करना है, ट्रीटी कन्वेंशन इन सबको अगर आपको यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं लागू करना है, इन्फोर्स करना है, इन सब के लिए क्या करेगा, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। 253 है ना, 253 इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है टीटी वगैरह पे वाला क्वेश्चन, है ना। ठीक है जी, आई बात समझ में। आगे बात समझ में। 254 भी एक बात कह रहा है, एक और समझो, 254 भी एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है, पहली बात तो वही कह रहा है कि एक बात है इनकंसिस्टेंसी है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ये तो ठीक है, ये तो आप पढ़ रहे थे। एक पॉइंट और इसमें एक्स्ट्रा कह रहा है, वो बड़ा मजेदार है। कह रहा है कि अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है ना, और उससे प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, मान लो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, एक स्टेट ने लॉ बनाया, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कोई बात नहीं, मगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया और फिर उसे भेजा एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, है ना, तो फिर स्टेट का लॉ पार्लियामेंट के लॉ पर प्रिवेल कर जाएगा। जैसा क्लॉज 2 देखोगे कि वेयर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन एनी प्रोविजन रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ एन अर्लियर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, है ना। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर था, दोनों बना सकते थे, दोनों लॉ बना लिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। Then the law so made by the legislature of the state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, prevail in that state। तो मान लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, है ना, दोनों बना सकते थे इसलिए दोनों ने बना लिया। अब स्टेट वाले ने क्या करा, अपना लॉ बना के भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, सर इसे ना आपकी एसेंट की जरूरत है, क्या आप दोगे, और प्रेसिडेंट ने दे दी एसेंट, तो फिर एसेंट मिलते ही ये वाला लॉ पार्लियामेंट के लॉ पर प्रिवेल कर जाए। अगर नहीं दी तो पार्लियामेंट का लॉ तो प्रिवेल करता ही, क्योंकि वो यूनियन का है भाई, बड़ा भाई है इनका, स्टेट का बड़े भाई की बात ज्यादा चलती है ना। इसके बाद आ जाओ आप, इसके बाद आ जाओ आप, एक ये देखो 261 देखो आप, 261
खोलो जरा और इसमें देखो पहली लाइन में कह रहा है फुल फेथ एंड क्रेडिट। पहली लाइन में क्या कह रहा है? फुल फेथ एंड क्रेडिट shall be given throughout the territory of India to public act, record and judicial proceeding of the union or every state। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा, ये पूछा फुल फेथ एंड क्रेडिट का जो प्रिंसिपल है वो कहां पर है। जैसे पिट एंड सब्सटेंस का डॉक्टर पूछ लेता है, ऐसे पूछता है फुल फेथ एंड क्रेडिट का प्रिंसिपल कहां पर है, तो वो कहां है? 261 में। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका 279A देख लो आप, ये आपका जीएसटी काउंसिल की बात करता है, नया आया ना जीएसटी काउंसिल 279A 101 अमेंडमेंट से। और 280 आपका क्या है? 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन। तो यहां से अगर ज्यादा इतना पूछता है फाइनेंस कमीशन कहां पर है 280 में। और अब तो जीएसटी काउंसिल पूछने लग गए हैं कि जीएसटी काउंसिल कहां है, तो 279A में आपकी जीएसटी काउंसिल आ गई है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, एक 300 देख लो आप, सूट्स एंड प्रोसीडिंग। कह रहा है सूट्स एंड प्रोसीडिंग जो भी होगी ना वो सब यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट स्टेट जो भी करेगी। क्या कह रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू और बी सूट बाय द नेम ऑफ द यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी अगर हम सूट एंड प्रोसीडिंग करेंगे तो हम तो सीपीसी में ही पढ़कर आए थे, याद है? सीपीसी में पढ़कर आए थे ना, सेक्शन 79 80 गवर्नमेंट के नाम से करते हैं, याद है? वही है 300 में, कहीं कोई पूछ लेता है। 300A 44 अमेंडमेंट से हमने क्या राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटाया है ना, और अब क्या बना दिया इसको? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। पहले फंडामेंटल था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है ना। इसकी पावर थोड़ी सी हमने कम कर दी, 300A में लेकर आगे राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ठीक है। ट्रेड कॉमर्स किसी काम का नहीं हमारे। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है यूपीएससी सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब शुरू हो जाता है ना। इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। $310 देखो आप, इसमें देखो आप 310 में एक चीज आपसे पूछता है। 310 में जो पूछता है वो ये पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहां है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एक्चुअली ये होता है कि हायर एंड फायर की ना जो भी अपॉइंटेड अथॉरिटी है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो जब मर्जी हायर एंड फायर करते है ना। तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अपने मन पर है, जब मर्जी रखो जब मर्जी हटाओ। तो जितने भी आईएएस आईपीएस सिविल फलाना ढिमकाना जो भी मतलब कि इसमें जॉब कर रहे हैं ना, वो सब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर काम करते हैं प्रेसिडेंट के। 310 ये कहता है, ये डॉक्ट्रिन दे रहा है, मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट टू भी है। 311 का क्लॉज 2 जो है ना, 311 का क्लॉज 2 वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर रिस्ट्रिक्शंस लेकर आता है। मगर अगर पूछता ही एक्चुअली में ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है कहां पर, तो 310 में है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। और उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे, वरना तो प्रेसिडेंट आज रखेगा कल हटा देगा, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लेकर आए हैं। और वो क्या लेकर आए? देखो क्लॉज 2 अगर आप पढ़ोगे कि नो सच पर्सन एज अफोरसाइड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए हैं, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहां पर है? 310 में, लिख लो वहां पर। 312 से ऑल इंडिया सर्विस पूछ लेता है ना, इतना पूछता है ऑल इंडिया सर्विस कहां, ऑल इंडिया सर्विस कहां पूछ। ठीक है। 315 आपको बताइए क्या है? 315 पूछता है आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, है ना। यूपीएससी कहां है, या स्टेट की जितनी पीएससी होती है वो कहां पर होती है? सब 315 से आती है। ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है।
है ना। इसके बाद आगे बढ़े, अगर इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद ट्रिब्यूनल्स वाला चैप्टर देख लेना आप। ट्रिब्यूनल्स वाला चैप्टर एक तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर है ना, ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर जो है ये आया किस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। आया किससे, 42nd से आया है। और ये देख लेना कि 323 ए में है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव, और 323 बी में जो है, बी में अदर वाले ट्रिब्यूनल। तो कभी कभी पूछ देता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहां पर है, तो 323 ए में है, और बी में अदर वाले ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का चैप्टर कहां से आया, 42वां अमेंडमेंट से आया। इतना ही देख लेना, इसके बाद अंदर से कभी कुछ पूछता नहीं, ठीक है। 324 क्या है, 324 से आपका इलेक्शन शुरू हो गया है ना, 324 से क्या हो गया आपका, इलेक्शन शुरू हो गया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, उसके हेड को कौन अपॉइंट करता है, फलाना ढिमकाना, पूरा दे रखा है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है 324 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आपके लिए 326 इंपॉर्टेंट। जो पूछता है वो 326 से क्वेश्चन पूछता है कि हम जो वोट डालते हैं, है ना, उसका बेस क्या, उसका है अडल्ट सरफेस, है ना, है ना, एडल्ट सरफेस, सफरेज, अडल्ट फ्रेंचाइजी ऐसे समझो आप इसको, है ना। अडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल से ऊपर वाला आदमी वोट डाल सकता है ना। तो ये 326 में ये वाला आपको पूछता है, ठीक है। तो हमारा बेसिस क्या है वोट डालने का, वो अडल्ट सफरेज है ना, 326 में हमें दिया हुआ है। ये पूछता है कभी कभी इलेक्शन में। इसका रिजर्वेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसके बाद ये देख लेना आप, जो ये कमीशन वगैरह है ना, जैसे नेशनल 338 में एससी कमीशन है, 338 में आ गई आपकी कमीशन फॉर एससी, है ना, ये आ गई 338 आपका ए आ गया, एसटी के लिए कमीशन आ गई। और अभी एक 338 भी जोड़ दिया है, ये ओबीसी के लिए कमीशन आई है। कौन सा अमेंडमेंट से आया पता है आपको, 338 भी नया जोड़ा है, ओबीसी के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बना दी। कौन सा अमेंडमेंट से आई है पता है, ये नया भी अमेंडमेंट करके आया है 102, वेरी गुड, इसी से आई है। ये पूछने के मेरे हिसाब से चांस ज्यादा है क्योंकि लेटेस्ट है, ठीक है। देखो 3-4 जो अमेंडमेंट हुए हैं लेटेस्ट, 102, 103, 104, इनमें से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, मेरे को लगता है ना। तीन सौ 43 का क्लॉज 1 देख लो, ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। 343 लैंग्वेज को लेके इतना इंपॉर्टेंट बहुत है। तो उसके बाद आपकी इमरजेंसी शुरू हो जाती है 352 से, 352 से नेशनल इमरजेंसी, है ना। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछता वो भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी thereof is threatened whether by war or external aggression or armed rebellion। 3 चीजों पे बोल रहा है ना, इमरजेंसी किस पे दे रहा है, वॉर पे बोल रहा है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है। पहले ही आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, है ना, पहले क्या था, पहले आर्म्ड रिबेलियन, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। फिर उन्होंने क्या करा, 44th अमेंडमेंट करा, 44th अमेंडमेंट करा, उसके बाद क्या लेकर आए, आर्म्ड रिबेलियन लेकर आए। क्योंकि 1975 की जो इमरजेंसी लगी उसके बाद ये 44th अमेंडमेंट आया, तो वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी लगा दी गई। मगर फिर उसे थोड़ा सा बोले तो रेटिफाई करा गया, सुधारा गया इसको कि भैया ऐसा नहीं, आर्म्ड रिबेलियन होगा तब आप लगा सकते हो। तो एक तो इसकी ग्राउंड, नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड कौन सा अमेंडमेंट से चेंज करा गया, तो 44th अमेंडमेंट से चेंज करा गया,
ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। लगाता कौन है? प्रेसिडेंट, है ना, तो वो क्या कर सकता है? प्रोक्लेमेशन कर सकता है। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक महीने के लिए चलती है ना, जो इसमें दे रहा है कि अगर आपने रिवोक नहीं करी है, अगर वहां से पास नहीं कराई आपने, 1 महीने तक चलेगी, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 मंथ का जो क्लॉज 5 देखो आप इसका, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चलेगी कितने दिन? 6 मंथ चलेगी। एप्लीकेशन सो अप्रूव्ड, एक बार अप्रूव हो गई ना तो वो 6 महीने चलते हैं। कल कोई पूछ लेता है, एक बार अप्रूव करा लिया आपने पार्लियामेंट में डाल के उसको ना, तो फिर 6 महीने चलती है। हर 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से अप्रूव करानी पड़ती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड इंपॉर्टेंट है ना। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ना 352 से ज्यादा ना बाकी के सेक्शन ज्यादा, आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसका देखो 353 का पूछ लेगा इफेक्ट कहाँ दिए हुए हैं भाई, नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा और कहाँ दिए है। तो 52 में इमरजेंसी लगाएंगे, 53 में इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई? इफेक्ट ये पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना यूनियन की, वो उस स्टेट पे भी लागू हो जाएगी, वहां सब कुछ करवा सकता है वो, और लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। ये इफेक्ट पड़ता है। ऐसे 355 में देखो क्या दिया है। 355 कह रहा है कि यूनियन की ड्यूटी है, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो यूनियन की ड्यूटी है कि स्टेट का ध्यान रखे। तो पूछ लेता है कहां दिया है कि यूनियन की ड्यूटी है स्टेट का ध्यान रखना। 355 में। 353 में इफेक्ट आ गया उसके। 356 में क्या आ गया आपका? 356 में क्या आ गया कि आपकी स्टेट इमरजेंसी है ना। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मशीन भी अगर किसी स्टेट में क्या बोलते हैं अगर फेल हो जाती है तो उसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप लगा सकते हो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नर की रिपोर्ट पर भी लगा सकते हैं। इसलिए गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए गवर्नर को खुश रखना चाहिए, है ना। अभी देख रहे थे बीच में पश्चिम बंगाल में धनगढ़ थे, बहुत चिल्ला रहे थे कि इमरजेंसी लगाओ, काफी सीन चल रहा था। तो 356 क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, तो अपने आप भी या फिर गवर्नर की रिपोर्ट से अगर उसे लगता है कि यहाँ पर ना गवर्नमेंट ना संभाल नहीं पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सिंपल दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है कोई स्टेट, है ना, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? क्या करेगा? गवर्नर की सारी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की सारी वो ले लेगा, पावर को एज्यूम कर लेगा ना, वहां पर लॉ वगैरह बनाने लगेगा, उन्हें बताने लगेगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। वही छोटी छोटी बात है। इसमें 358 359 आपके लिए और ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है, 353 355 से और ज्यादा पहले 358 359 हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों पीटी पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। इतना 352 356 नहीं होते, इतने छोटे छोटे आर्टिकल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है कि अगर इमरजेंसी लग गई होगी तो क्या होगा, तो कह रहा है कि आर्टिकल 19 जो है वो तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड, और 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा, ये आर्टिकल 359 बताता है। ये पूछता है कभी कभी कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक मतलब कि नोटिफिकेशन निकाल के ऑर्डर के थ्रू जैसे भी निकालता होगा कि और भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, पर 20-21 को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते आप ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 359 कहता है आर्टिकल 90 तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, ये 358 कहता है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट 359 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 360 आ गया। 360 से और कुछ नहीं पूछता, इतना पूछता फाइनेंशियल इमरजेंसी का। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा है 360 में, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं कभी है ना। हमारे यहाँ कभी लगी है, आप कभी कभी पूछता कभी हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, कितनी बार लगी है, ऐसे पूछ देता है। तो बोल रहे ना एक बार में लगी 0। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी नहीं है, कभी लगने के चांस भी नहीं है कुछ। 361 प्रोटेक्शन बात करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटी से पूछता है कि प्रेसिडेंट वगैरह जो होते हैं इनको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो कहाँ मिलती है। 361 में मिलती है, ठीक है। इसके बाद आप देखो एक आपसे पूछ देता है
366 पूछता है आपसे। डेफिनेशन क्लॉज कहां है, ये पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन क्लॉज कौन सा है? 366 डेफिनेशन क्लॉज है। 361 प्रोटेक्शन देता है। 368 तो किसने नहीं पढ़ा होगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की पावर हमने कहां से ली है, कोई बता सकता है? अमेंडमेंट की पावर हमने कहां से ली है? मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट को हमने इनकलकेट किया है वो हमने कहां से लिया है? मुझे को ऐसे पक्का पक्का याद नहीं इसलिए पूछ रहा हूं आपको। शायद साउथ अफ्रीका से लिया, शायद, नॉट श्योर, जापान से, नॉट कंफर्म, कंफर्म करना है इसको, है ना? या फिर एक बार रुको, मैं एक बार देखता हूँ कहीं अगर मुझे मिल जाता है तो। मेरे पास एक और बेयर एक्ट है, पुराने वाले बेयर एक्ट में अगर मैंने ये मेंशन कर रखा हो तो कोई। नहीं, मैंने मेंशन नहीं कर रखा। जैसे एक आप चेक कर लेना, ठीक है? मे भी मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका से लिए। जर्मनी से तो मतलब ही नहीं है अमेंडमेंट, हम जर्मनी से करेंगे, हमने जर्मनी से आपका इमरजेंसी लिया है। तो 368 कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं ना, अमेंडमेंट का पावर ऑफ प्रोसीजर। अच्छा, कभी आपसे पूछ देना कि पावर एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट का कहां दिया है, तो दोनों ही 368 में दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया, ये क्लियर कट कह दिया, केशवंत भारती में ही कह दिया था, ठीक है? पहले कहते थे कि जो लॉ बनाने की पावर है वो 245 में है और प्रोसीजर 368 में है अमेंडमेंट का। मगर उन्होंने बोला नहीं जी, अमेंडमेंट की पावर और प्रोसीजर दोनों ही 368 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। पीटी में नहीं पूछेगा आपसे ये, पर बाई चांस अगर उसका दिल कर दे पूछ दे तो ठीक है। अब इसमें देख लो पढ़ने लायक हमारे लिए क्या है। हमारे लिए पढ़ने लायक है इसका प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिन्हें अगर आप अमेंड कर रहे हो ना, जिन्हें आप अमेंड कर रहे हो तो आपको आधे स्टेट को 1/2 हाफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। उन लोगों से क्या करना पड़ेगा, उनसे क्या बोलते हैं उसको, आपको उनकी भी मतलब वहां से पास कराना पड़ेगा, उनके स्टेट से, हाफ स्टेट से। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछ रहे थे कभी। अब जैसे देखोगे आप प्रोवाइजो में देखोगे, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन आर्टिकल 54। अब ये पर्टिकुलर चीजें हैं, याद करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 54 में करना है आपको, 55 में करना है, 73 में करना है, 162 में करना है, 241 में करना है, 279 जीएसटी काउंसिल में करना है। 54 क्या था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 क्या था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मैनर था, है ना? वैसे क्या 73 क्या था कि उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा था, है ना? ऐसे ये 162 241 ये स्टेट के बारे में आ गया आपके। 279 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। तो इनमें अगर कोई अगर आपको चेंज करना है, या फिर पार्ट 5, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसका बी है ना, 90% 368 से क्वेश्चन पूछते। सर कहा 368 पढ़ रहा हूं मैं, 368 अमेंडमेंट पढ़ रहा हूं मैं। का प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं मैं, 368 का प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो में जो 5 चीजें दे रखी है ना, इसको अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो आपको स्टेट के आधी स्टेट से, 1/2 स्टेट से ना आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एक रेजोल्यूशन वहां से भी पास कराना पड़ेगा। ये पूछता है। और इसका भी जो बी है, जो ये बहुत पूछता है। पार्ट 5 का चैप्टर 4, फिर पार्ट आपका 6 का चैप्टर 5 और पार्ट 11 का चैप्टर 1। ये आपसे ना ये तीनों चीज याद कर लो। 5 का चौथा है, 6 का 5 है, उल्टा चल रहा है थोड़ा सा। 5वें चैप्टर का चौथा, 6ठे का 5वां और 11वें का पहला। इन्हें अगर आपको अमेंड कराना है, या फिर 7th शेड्यूल की लिस्ट में कोई अमेंडमेंट करना है, या फिर पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कोई अमेंड कराना है, या फिर खुद 368 में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, द अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, 1/2 स्टेट से। अपने यहाँ तो पहले 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की स्पेशल मेजोरिटी से कराओगे ही कराओगे पास पार्लियामेंट में, उसके बाद स्टेट्स में भेजोगे, उसके बाद स्टेट्स में भेजोगे, आधी स्टेट पास कर देंगे तब वो लॉ बनेगा। बड़ा ही मतलब जटिल प्रोसीजर है ना, बहुत ही रिजिड प्रोसीजर है, ये करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है भाई। पहले अपने यहाँ पूरा अमेंड करो, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग में पास कराओ, है ना, दोनों सदनों में आपकी मेजोरिटी हो, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, चलो यहां से करा लिया, उसके बाद आधी स्टेट को से पास कराओ, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये 368 से पूछता है कई बार। डन। एक इसका आप देखो, और क्या देखो, 370 चला गया तो इसलिए 370 पे पूछ सकता है आपसे। स्पेशल प्रोविजन था ना आपका जम्मू एंड कश्मीर का, चला गया, पूछ लेगा आपसे, मैंने आपको बता ही दिया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल एक्ट 2019 31 अक्टूबर से आपका इन्फोर्स हुआ, है ना। JNK रीऑर्गेनाइजेशन था ना, है ना, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था आपका, तो इससे पूछ ले अगर तो। इसका 372 देखो आप एक बार, क्या है, इसके में एक लाइन इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। जितने भी आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना, जैसे आपका आईपीसी, सपोज करो आईपीसी आपका 1860 में बन गया और आज भी चल रहा है, जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनको जो वैलिडिटी मिलती है चलने की, वो 372 देता है। आर्टिकल 372 आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वैलिडिटी देते हैं कि ये आगे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 372 इसलिए इंपॉर्टेंट हो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 372। उसके बाद तो इसमें 393 की लास्ट लाइन में आपको बताई दी थी। बाकी जितने भी इसके शेड्यूल है, याद कर लेना किस शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, और खासकर 10th आपका 1985 में आया ये, है ना। 10th जो आपका शेड्यूल आया वो 1985 में, और 52वें अमेंडमेंट से आया था। अमेंडमेंट कौन सा था, 52वां था, जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना। ये 10वां आपसे पूछ लेता है कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला कहां से आया था, तो 52वां अमेंडमेंट था, 1985 में आया था आपका। फिर आपका ये समझो 11वां और 12वां जो शेड्यूल है आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला, वो 73 और 74वां अमेंडमेंट से आया है ना, ठीक है। 9वां आपका 1951 में ही आ गया था, 9वां शेड्यूल जो टोटल 8 शुरू में थे आपके, है ना। 9वां आपका 9वें से तो नहीं पूछता है, तो 10, 11, 12 से पूछता है आपसे। तो 10वां 52वां अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट भी याद करना, ईयर भी याद कर लेना, क्या क्या है किसके शेड्यूल में, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो पॉलिटी मोटा मोटा ये है आपका, मैंने आपको हल्के हाथ से कराया इसको, ठीक है। आर्टिकल बहुत ज्यादा याद आपको, मतलब अगर आपने पहले अच्छे से याद करे तो अलग बात है, वरना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहेगा तो आर्टिकल कम पूछता है, आर्टिकल वगैरह तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है कि नहीं। आई बात समझ में। और आपको मैं केसेस के पीडीएफ के लिए मिल गई, आपको नहीं मिल गई पीडीएफ केसेस की, नहीं मिली ना। मैं एक बार रिमाइंड कराया था तरुण सर को ना, तो वो सारे सब्जेक्ट के लैंडमार्क केसेस के पीडीएफ आपको दे देंगे। कल आपकी मैं क्लास लूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है, और कल आपका लास्ट क्लास होगी, और ऐसा समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन करते रहो, मिलते हैं आपसे कल फिर, ठीक है।